हेलो दोस्तों, मैं हूं इफ्तिखार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ए ऑनलाइन सॉल्यूशन में। आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो जो है ना आपके लिए यानी कि यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिलेगा ये वीडियो, ठीक है। जो कि मैं जिस प्रकार आपको पढ़ाऊंगा, जो क्वेश्चन दूंगा, और मैं एनसीईआरटी से ही पूरा रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसे कि समझ चुके हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का लेसन नंबर 4 यानी कि भारत में राष्ट्रवाद। मैं आपको जो है ना एनसीईआरटी बुक को वीडियो के सामने लाना चाहूंगा, ठीक है। तो ये है आपका एनसीईआरटी बुक, जो कि क्लास 10th के एग्जाम में एनसीईआरटी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो आज मैं एनसीईआरटी बुक जो है हिस्ट्री यानी कि इतिहास का लेसन नंबर 4 भारत में राष्ट्रवाद पढ़ने वाले हैं। इससे पहले 3 चैप्टर हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, समाजवाद एवं साम्यवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, ये तीनों चैप्टर को मैं क्लियर कर चुका हूं। और ये अब हमारा टारगेट है भारत में राष्ट्रवाद। इनसे हम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलो मैं पहले एनसीईआरटी बुक में खोलता हूं भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है। तो पहले पेज नंबर को देख लेते हैं जी। पेज नंबर है 67 से लेकर 101 तक, ठीक है। 67 ये देखो, तो आपका यहां से स्टार्ट होता है भारत में राष्ट्रवाद इकाई 4 यानी कि अध्याय 4, ठीक है। तो आप अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप भारत में राष्ट्रवाद कहानी को पूरा पढ़िएगा, इससे आपको हर एक डॉट क्लियर होगा, ठीक है। ओके, तो मैं क्वेश्चन और आंसर की ओर बढ़ता हूँ, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अगले साल एग्जाम देंगे तो आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो क्वेश्चन और आंसर की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो को जो लोग लाइक नहीं किए लाइक कर दो, ये वीडियो आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो देखो, ये आपका एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव है, इसको हम लास्ट में देखेंगे। तो ये हमारा जो बनता है जी भारत में राष्ट्रवाद का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहां से देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न 5 क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 1, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? और गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था? और 5 हमारा है चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण करें, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन को देखेंगे, 5 क्वेश्चन को हल करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आ रहा तो छोड़ सकते हैं। देखो, ये वीडियो उन छात्रों के लिए है जो बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जो स्टूडेंट एनसीईआरटी को अच्छे से कवर कर लेंगे तो शायद वो मतलब कम फेल होने की कम चांस है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर 8 क्वेश्चन है, 2 नंबर का सवाल, ठीक है। ये अति लघु था और ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताऊंगा लास्ट में कौन कौन क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और ये लॉन्ग वाला क्वेश्चन है, 5 नंबर का है। ये 6 क्वेश्चन है, इनमें से मैं 4 क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं जी। हम पहले बढ़ते हैं क्या, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, पहला नंबर सवाल खिलाफत आंदोलन, ठीक है। तो अब आते हैं कॉपी की ओर, भारत में राष्ट्रवाद लेसन नंबर 4। देखो, अति लघु उत्तरीय प्रश्न 20 शब्दों में, एनसीईआरटी क्वेश्चन है और एनसीईआरटी से मैं आंसर भी छाट कर लाया हूं। इतना शॉर्ट आंसर है ताकि आपको याद हो सके, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। थोड़ा सा 3 मिनट तक मैं आपको लेक्चर दिया था एनसीईआरटी बुक से कौन कौन क्वेश्चन है, कैसा पढ़ाना है, ठीक है। ओके, तो अब यहां से आपकी वीडियो स्टार्ट होती है। ओके, तो पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने हाजिर है। देखो, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, ठीक है। ये 2 नंबर का सवाल है। कितने नंबर का सवाल है? तो ये आपका 2 नंबर का सवाल है, ठीक है। यहां देखिए, ये है अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि 20 शब्दों में लिखना है। ये जो क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, इसका आंसर जो है आपको 20 शब्दों में देना है, ठीक है ना। 20 शब्दों में, तब आपको जाकर 2 नंबर मिलेगा, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं जी। तो देखो, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था, इसका उत्तर है प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की की पराजय के फलस्वरूप ओटोमन साम्राज्य को विकृत कर दिया गया। ओटोमन साम्राज्य का शासक तुर्की को सुल्तान इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करता था। अतः भारत के मुसलमान तुर्की के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार के कारण खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की, ठीक है। तो देखो, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की की पराजय के फलस्वरूप जो है ओटोमन साम्राज्य को विकसित कर दिया गया था। यानी कि ब्रिटेन के खिलाफ जब तुर्की की पराजय, बोले तो पराजय मतलब हार, तो ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की की हार के फलस्वरूप ओटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया।
ओटोमन साम्राज्य का शासक तुर्की का सुल्तान इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करता था। यानी कि ओटोमन साम्राज्य का शासक तुर्की का सुल्तान इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करता था। अतः भारत के मुसलमान तुर्की के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार के कारण खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। बस छोटा सा आंसर है, आपको याद करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। पहले मैं एनसीईआरटी बुक को मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है, इसको आपको याद कैसे करना है। पीडीएफ भी आपको फ्री मिलेगा। ठीक है, आपको ये वीडियो यूट्यूब में ढूंढ लो, कसम से कहता हूं नहीं मिलेगा आपको ये वीडियो। ठीक है, और साथ ही साथ आपको फ्री में पीडीएफ, आपको बहुत सारा यूट्यूब चैनल मिलेगा जो कि आपको हैंड राइटिंग का नोट्स देगा, तो आपसे 500 रुपये लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फ्री है, आप ग्रुप में फ्री में ऐड हो सकते हैं और बहुत सारे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। देखो, खिलाफत आंदोलन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये एक्चुअली 2-3 साल पीछे पूछे जा चुके हैं। बढ़ते हैं रॉलेट एक्ट के साथ। देखो, रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। उत्तर कहता है बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं को रोकने के लिए या दबाने के लिए यहाँ देखो, लॉर्ड जेम्स फोर्ड न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का नियुक्ति की। समिति के अनुसार पर 25 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट पारित हुआ। ठीक है, देखो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, तो समिति के अनुसार 25 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट पारित हुआ, जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती थी और किसी भी व्यक्ति को बिना कुछ किए, यानी कि बिना कुछ किए और बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता था। उसे हम रॉलेट एक्ट कहेंगे। अगर हम अपने माध्यम से बोले तो यहाँ देखिए आप, ये बढ़ती हुई महंगाई के कारण जो है इसको, यानी कि इस घटना को दबाने के लिए या रोकने के लिए लॉर्ड जेम्स फोर्ड एक न्यायाधीश सिडनी, यानी कि रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की, यानी कि उसको एक अवधारणा दी और इस रॉलेट एक्ट को समिति की नियुक्ति दी। ठीक है, उसके बाद 1919 यानी कि 25 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट पारित हो गया था और जो व्यक्ति बिना कुछ किए, ना ही वो कुछ किसी को किया, उसको जो है पकड़ के गिरफ्तार कर लिया जाता था और 2 साल तक मुकदमा चलाया जाता था उस पर। ठीक है, तो इसे हम रॉलेट एक्ट कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक। आगे पढ़ने वाले महात्मा गांधी जी के बारे में जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ओके, चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। ये चैप्टर है ना, भारत में राष्ट्रवाद, ये चैप्टर आपको काफी इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री का चैप्टर, यानी कि हिस्ट्री का जो ये चैप्टर है काफी सबसे अच्छा, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी से बोर्ड एग्जाम में हर साल इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। अगर इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा तो इसी वीडियो को फिर से शुरू करके आप कमेंट कर देना। ठीक है, अब बढ़ते हैं दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। तो दांडी यात्रा का उद्देश्य देखो हमारा, उत्तर कहता है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की थी, है ना। गांधी जी जो है इसको ऊपर करते हैं, आप देखो ध्यान से, गांधी जी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, यहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किससे की थी, दांडी यात्रा से की थी। अब देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था और इसकी शुरुआत जो है दांडी यात्रा से की थी। दांडी यात्रा का उद्देश्य समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन करना था। पूरे देश में नमक कानून का उल्लंघन किया गया, इसी को हम दांडी यात्रा का उद्देश्य कहेंगे। देखो यहाँ पर आपका मेन टॉपिक बनता है क्या, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी जो है दांडी यात्रा से की थी, है ना। और दांडी यात्रा का उद्देश्य जो है समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन करना था और पूरे देश में नमक कानून का उल्लंघन किया गया। ये आपका दांडी यात्रा का उद्देश्य है, इसको याद कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। पूरा एनसीईआरटी क्वेश्चन का पूरा क्लियर कराऊंगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपको डॉट नहीं होगा और ये बिल्कुल आपको फ्री मिलेगा पीडीएफ, आप चाहे तो इसे याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर देखो 4, गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था, है ना। गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता, देखो गांधी इरविन पैक्ट बोलो या दिल्ली समझौता, दोनों सेम है। ठीक है, तो इसका उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने
अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य किया। सरकार को गांधी के साथ समझौता करनी पड़ी, जिसे गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। अब देखो, दिल्ली समझौता एक, इस पे यहाँ पर आपको ध्यान से देना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को, ठीक है, ये सभी जो है व्यापकता ने, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता है, वो अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य दिया है, यानी कि उसे गांधी जी के साथ समझौता यानी कि बातचीत करने के लिए उसको बोला, बाध्य दिया, और सरकार को जो है गांधी जी के साथ समझौता करनी पड़ी। उसी को हम दिल्ली समझौता या गांधी इरविन पैक्ट समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आई होप कि ये 4 नंबर क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, मैं आपको एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 5 दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमारा, देखो, चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण करें। ठीक है, अब देखो, जिस स्टूडेंट के पास एनसीईआरटी बुक है, अब वो सोचेंगे कि सर 4 के बाद तो 5 नंबर सवाल दूसरा है। तो देखो, मैं आपको एनसीईआरटी बुक दिखाता हूँ। 4 के बाद देखो, चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त करें। तो जो मैं क्या बोला हूँ, इस चैप्टर से जो जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। ठीक है, देखो, चंपारण सत्याग्रह ना कभी बोर्ड एग्जाम में आया और कम ही चांस है इस पर आने की। ठीक है, और जो आने वाला था, देखो, ये चारों मोस्ट था, ये चारों मैंने बता दिया हूं। अब देखो, यहाँ ये टोटल 8 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखो, ये भी उतना नहीं आता है, ना ही ये आता है उतना, और ये देखो 8 नंबर सवाल आता है, ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी। तो इसको पहले हम समझ लेते हैं, और बाकी ये चैप्टर जो है हमारा जो है अति लघु का क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। ठीक है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये है ना, ये देखो, है ना। तो चलो पहले बढ़ते हैं, क्या ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की हुई। उत्तर कहता है 20वीं शताब्दी के आरंभिक में भारत में साम्यवादी विचारधारा के अंतर्गत मुंबई, कलकत्ता, कानपुर, लाहौर, मद्रास आदि जगहों पर साम्यवादी सभाएं बननी शुरू हो गई थी, जिसके माध्यम से किसानों व मजदूरों के हितों को आगे बढ़ाया गया और ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको कहेंगे AITUC की स्थापना हुई। ठीक है, 1920 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी ने की थी, और जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन में किसानों और श्रमिकों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करना था। इसको समझना है ध्यान से, ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना को। देखो, 20वीं शताब्दी में, ठीक है, यहाँ ध्यान से देखना आप लोग, एक भी स्टूडेंट अगर आप कहीं बीच में देखो तो कोने में जाकर देखो, समझो अच्छे से, ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसको शॉर्टकट में यानी कि AITUC कहते हैं। ठीक है, देखो, 20वीं शताब्दी के आरंभिक में भारत में साम्यवादी विचारधारा अंतर्गत, यानी कि साम्यवादी विचारधारा के अंतर्गत मुंबई, कोलकाता, कानपुर, लाहौर, मद्रास आदि जगहों पर साम्यवादी सभाएं बननी शुरू हो गई थी। ठीक है, ये सभी जो देश का मैंने नाम पढ़ा, ये सभी जगह साम्यवादी सभाएं बननी शुरू हो गई। इसके माध्यम से किसानों व मजदूरों के हितों को आगे बढ़ाया गया और ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन यानी AITUC की स्थापना हुई 1920 ईस्वी में, है ना। इसकी स्थापना जो है 1920 ईस्वी में हुई थी और कांग्रेस पार्टी ने की थी। ठीक है, ध्यान से रखना है, ऑल इंडियन ट्रेड, यहां पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है, ऑल इंडियन यानी कि AITUC, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1920 ईस्वी को हुई थी। किसने किया था, तो कांग्रेस पार्टी ने की थी, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन में किसानों और श्रमिकों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने का था। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है, इसको याद कीजिएगा तो आपके माइंड में और अच्छे से सिलेक्ट होगा। ठीक है, ओके, तो ये हमारा जो है ना अति लघु समाप्त हो चुके हैं। अब देखते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 60 शब्दों में है। देखो, लघु उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के वो कहला गए। ठीक है, जब 2017 के एग्जाम होता था, 17 मान लो 2015 के एग्जाम होता था, तो उस समय 2 नंबर और 3 नंबर का रहता था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब डायरेक्ट आपका बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर पूछेगा और 3 नंबर तो छोड़ दो, 2 नंबर के बाद डायरेक्ट 5 नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न और अति लघु दोनों मैच हो गया और दोनों 2 नंबर के ही पूछे जाते हैं। अब देखो, ये टोटल कितना क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। इसमें आप देखो कौन कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। पहले मैं छाड़ देता हूं यहीं पर। ठीक है,
देखो पहला नंबर सवाल हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन कैसा था? ये हाल फिलहाल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है 2020 के एग्जाम में, आप इसको देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए? ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने कौन कौन सा क्वेश्चन लिखा हूं वो मैं बताता हूं, ठीक है। देखो पहला है असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन कैसा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का परिणाम, बिहार में किसान आंदोलन पर टिप्पणी लिखे। देखो कौन कौन क्वेश्चन मैं छाटा हूं, 1 2 3 और 4, यानी कि 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बना है, तो इसी में छाटा हूं, ठीक है। तो चलो मैं देखता हूं इससे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 2 नंबर का सवाल है। पहले देखते हैं असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन कैसा था? इसका उत्तर है असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में आरंभ किया गया था, प्रथम जन आंदोलन था। इस जन आंदोलन के मुख्यतः 3 कारण थे। पहला खिलाफत का मुद्दा, दूसरा पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाई के विरुद्ध न्याय प्राप्ति करना और अंततः स्वराज की प्राप्ति करना। ये 3 आंदोलन का मुख्यतः था, ठीक है। तो इसको समझना है कैसे, काफी शॉर्ट में मैं आपके लिए आंसर लेकर आया हूं। 2 नंबर का सवाल है, लॉन्ग नहीं लिखना है, ठीक है। अगर आपके बुक में लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा या आपकी कॉपी में अगर लॉन्ग क्वेश्चन इसका आंसर लॉन्ग में दिया हुआ है तो उसे छोड़ दो। या 2 नंबर का सवाल है, ज्यादा हार्ड और ज्यादा लॉन्ग लिखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि टीचर जो है आपका सोचता है कि शॉर्ट में ही थोड़ा सा आंसर दे और समझ में आ जाए, जिससे कि आपका नंबर पूरी मिले, ठीक है। तो देखो असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन, यानी कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 ईस्वी को हुआ था। तो इसका जो है ना, यानी असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक आरंभ किया गया था, ठीक है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही असहयोग आंदोलन को आरंभ किया गया था। इसे हम प्रथम जन आंदोलन कहते हैं, यानी कि पहला आंदोलन महात्मा गांधी जी का था, ठीक है। इस जन आंदोलन के मुख्यतः 3 कारण था। पहला कारण खिलाफत का मुद्दा, दूसरा कारण पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाई के विरुद्ध न्याय प्राप्ति करना और तीसरा कारण है स्वराज की प्राप्ति करना। बस इतने याद करना है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुआ, ठीक है। अब आ गया, देखो मैंने आपको बताया हूं असहयोग आंदोलन कब हुआ था, ये आपके ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं। मैं ऑब्जेक्टिव जो है ना, यानी कि लेसन नंबर 4 जो आपका है भारत में राष्ट्रवाद, इसका एक निचोड़ ऑब्जेक्टिव बनाऊंगा। टोटल आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अलग से वीडियो बनेगा, आप लोग देखना ना भूले, लाइक कर दीजिए वीडियो का अगर आपको पसंद आ रहे हो, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में क्या पूछा जाता है? पहला पूछ देगा आपको असहयोग आंदोलन कब हुआ था, ठीक है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दे दो, असहयोग आंदोलन कब हुआ था। तो ऑप्शन दे देगा आपको जी। तो ये जो है 1920 ईस्वी को हुआ था और ये 22 तक चला था, ठीक है। दूसरा आपसे पूछ देगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये जो है जी 1930 ईस्वी को हुआ था, ठीक है, जो कि दांडी यात्रा, अभी मैंने पढ़ा था सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में दे देगा दांडी। तो ये सारा क्वेश्चन को याद करना जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और ये भी याद करना जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। ये मैंने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में नहीं बोला ना, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये इसके बारे में बता दूंगा बाद में, ठीक है। लेकिन ये जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था जालियांवाला हत्याकांड, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी को हुआ था, किसके द्वारा? तो दांडी यात्रा से शुरू हुआ था, ठीक है। तो यहाँ सवाल कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुआ। तो उत्तर में है सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्नलिखित परिणाम हुए। पहला है जी, इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार किया। पहला, यानी कि जितने भी जो गांधी जी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चलाए हैं उसका परिणाम आपको लिखना है, ठीक है। तो पहला परिणाम है इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार किया, ठीक है। दूसरा देखिए परिणाम क्या कहता है, इस आंदोलन ने समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण किया। यानी कि ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वह समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण किया।
तीसरा कारण है, यानी कि तीसरा परिणाम है, इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा ली। यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा ली। तब ये जाकर जो है जब जब पब्लिक यानी कि जब लोग महात्मा गांधी के साथ मिले तभी ये आंदोलन जो है मतलब कंप्लीट हुआ। यानी कि ये पूरा मतलब ये कंप्लीट हुआ और इसमें जो है जीत हुई। ठीक है। चौथा देखिए परिणाम कहता है, इस आंदोलन के दौरान संगठन के नए तरीकों का इस्तेमाल हुआ जो कि पूर्व आंदोलन में अनुपस्थित थी। ठीक है। ओके, समझ गए होंगे आप लोग। तो ये परिणाम याद कर लेना, 4 ही परिणाम है, काफी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में है। आई होप कि आपको याद हो जाएगा। और ये आपका आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगातार एग्जाम में आता है जी। ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कहता है हमारा, बिहार में किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखना है। ठीक है। क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एक भारत क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक में भारत में भी किसान आंदोलन का दिया हुआ है, लेकिन भारत वाला नहीं पूछेगा आपसे। आप बिहार से हो तो बिहार से पूछेगा। मैं अधिकतर देखते आ रहा हूं कि भारत वाला एग्जाम में कभी नहीं पूछा है, जब भी पूछा है तो बिहार में किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखने के लिए ही बोला है। ठीक है। तो ओके, तो देखो बिहार में नील उत्पादक किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। यानी कि नील उत्पादक किसानों की स्थिति जो थी वो बहुत ही दयनीय थी। किसानों की मांग को लेकर 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की, है ना। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन जो कि 1917 ईस्वी में किसने की? महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है। तो ये आपको याद करना है। उसके बाद ब्रिटिश सरकार को अंततः किसानों की मांग माननी पड़ी और उसके बाद 3 कठिया व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी जमीन पर नील की जबरन खेती करनी पड़ी। किसान अब अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो चुके थे कि बिहार में 1922 से 1923 ईस्वी में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में किसान सभा का गठन हुआ था, किंतु इसे अधिक व्यापक एवं शक्तिशाली आधार 1928 ईस्वी में प्राप्त हुआ। 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। ठीक है। देखो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी को हुआ था। पूरा डेट 11 अप्रैल 1936। ठीक है। उसके बाद उस समय बिहार में बकास्ट आंदोलन आरंभ हुआ, जिसे कांग्रेस द्वारा 1937 ईस्वी में अधिवेशन में प्रमुख मांग के रूप में स्वीकार किया गया। उसके बाद इसी के साथ किसानों की समस्याएं राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से साथ समाहित हो गए। यानी कि जो किसानों की मांग थी वो पूरी कंप्लीट हो चुका है। तो मतलब इसमें आपको लिखना क्या है कि बिहार में जो किसान है उसकी स्थिति है ना, उसकी स्थिति उस पे आपको एक टिप्पणी लिखना है। तो टिप्पणी काफी हल्का था। अगर मैं अपने माध्यम से समझाऊं तो देखो समझना ध्यान से। बिहार में किसानों की आंदोलन की टिप्पणी पर देखो, बिहार में नील उत्पादक किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। यानी कि जो बिहार के किसान थे वह नील उत्पादक किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, जिसमें कि किसानों की मांग को लेकर 1917 ईस्वी में जब महात्मा गांधी ने किसानों की जब देखा कि किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो रही है तो वह जो है किसानों से मांग किया और 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह चलाए। ठीक है। यानी कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। कब किया था? 1917 ईस्वी को। उसके बाद ब्रिटिश सरकार को अंततः किसान की मांग को माननी पड़ी, जब महात्मा गांधी ने इसे ठान लिया कि इससे हम जो है किसानों को आगे बढ़ाएंगे, इसको मतलब इसको उतना ही दयनीय नहीं करेंगे जो मजबूर बिहार पर हो। ठीक है ना। तो महात्मा गांधी ने ये तरीका अपनाया जो कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की और उसे ब्रिटिश सरकार को ये जो है इसकी मांग को माननी पड़ी। 3 कठिया व्यवस्था समाप्त कर दी गई, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी जमीन पर नील की जबरन खेती उगाई गई। ठीक है। उसके बाद यानी कि उगानी पड़ी, खेती करनी पड़ी। किसान अब अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो चुके थे कि मुझ पर ये अत्याचार कर रहा है, ये दयनीय हो रहा है, तो वो अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो गए। ठीक है। जो कि बिहार में 1922 से लेकर 1923 ईस्वी में मुंगेर शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में किसान सभा का गठन हुआ। ठीक है, गठन हुआ था, किंतु इसे अधिक व्यापक पर शक्तिशाली आधार 1928 ईस्वी में प्राप्त हुआ। उसके बाद लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को हुआ था, जो कि
जिसे कांग्रेस द्वारा 1937 ईस्वी के अधिवेशन में प्रमुख मांग के रूप में स्वीकार किया गया। इसी के साथ किसानों की समस्याएं राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से साथ समाहित हो गई थी। किसानों की मांग पूरी हो गई थी, है ना। और इससे आपको एक सीख मिला होगा और आई होप कि आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे। क्वेश्चन आपके साथ मोबाइल पर आपका आ जाएगा, ठीक है। पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और अच्छे से पढ़ना। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन का मैं आंसर दे दूंगा, ठीक है। वीडियो काफी लॉन्ग बन जाएगा, मैं बताऊंगा। पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है 4, स्वराज पार्टी की स्थापना एवं उद्देश्य की विवेचना करना है, ठीक है। हाँ, स्वराज पार्टी की स्थापना बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे पढ़ते हैं। उत्तर कहता है स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की, ठीक है। यहां से समझिएगा, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी, जो कि मार्च 1923 ईस्वी में प्रथम स्वराज दल का सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ, ठीक है। यानी कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। तो मैं सबको बता दिया हूं। उसके बाद देखिए, पैराडाइज छोड़ के है स्वराज दल का मुख्य उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भिन्न नहीं था, क्योंकि ये भी स्वराज चाहते थे कि परंतु इनके रास्ते थोड़ा अलग थे। ये भारत में अंग्रेजों द्वारा चलाई गई सारी परंपराओं का अंत चाहते थे और इनकी नीति थी कि नौकरशाही की शक्ति को कमजोर कर दमनकारी कानून का विरोध और राष्ट्रीय शक्ति का विकास करना एवं आवश्यकता पड़ने पर पदत्याग कर सत्याग्रह में भाग लेना, ठीक है। जो भी सत्याग्रह है उसमें भाग लेना। तो ये याद करना है जी। टॉपिक आपका काफी आसान है, ठीक है। टॉपिक आपका आसान है और आई होप कि आपको समझ में आ चुकी होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करना। और देखो, अब बढ़ते हैं एनसीईआरटी बुक की ओर। चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा, ये देखो, मैं ये अति लघु डिस्कस कर दिया हूं। इसमें से 8 क्वेश्चन है, ठीक है। अति लघु जो है 8 क्वेश्चन टोटल था, जिसमें कि मैं 5 क्वेश्चन को चुना हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर है? अगर आपको 8 का 8 याद करना है तो याद कर लीजिएगा। एनसीईआरटी बुक में आपका आंसर आएगा, उसको पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे छाटना है, ठीक है। अब देखो, यहां से लघु उत्तरीय प्रश्न से 5 क्वेश्चन छटा था। 5 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन मैंने दिया हूं जो इंपॉर्टेंट है, लगातार शक पे लगा तो मैं बनाती हूँ, ठीक है। अब देखो, ये आपका बच गया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसको तो मैं वीडियो में नहीं डिस्कस कर पाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ठीक है। 5 नंबर का सवाल है, क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार पूछा गया था, ठीक है। तो ये ऐसा करो कि इसका पीडीएफ आप ले लो, ठीक है। याद कर लेना आप घर में, वीडियो लॉन्ग बन चुकी है, ठीक है। देखो, ये सारा पीडीएफ मैं दे दूंगा, ये 5 क्वेश्चन का आंसर दूंगा, ठीक है। आपको मैं इसमें टिक लगा देता हूँ कौन कौन इंपॉर्टेंट है। देखो, पहला छोड़ दो, पहला नहीं आता है। दूसरा देखो, असहयोग आंदोलन के कारण लिखना है, ठीक है। ये तीसरा, और भारत के मजदूर पे उतना तो नहीं आता है। चौथा, 5वां और 6ठा। ये देखो, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। मैं 6 का ही आंसर, 6 मतलब फोटो पीडीएफ में ये 6 वो सवाल रहेगा, है ना। मतलब पूरा का पूरा सवाल का आंसर रहेगा। और मैं जिसमें टिक लगाया हूँ 4 क्वेश्चन को, चारों क्वेश्चन को याद करना है, 2 को छोड़ देना है, ठीक है। ओके, जैसी आपकी मर्जी हो। क्वेश्चन मैं आपके पास जरूर भेज दूंगा पीडीएफ खींचकर। ये लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो वीडियो लंबा बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आप अपने माध्यम से पढ़ेंगे, आंसर मैं दे दूंगा, ठीक है, गाइड में फोटो खींचकर, ठीक है। अगर आप आंसर अपने माध्यम से पढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छे होंगे, ठीक है। तो अंत करते हैं आज की ये वीडियो। ये एक वीडियो में मैंने सामाजिक भारत में राष्ट्रवाद को समाप्त किया हूं, ठीक है। एक ही वीडियो में पूरा अध्याय खत्म है। ओके, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। इससे पहले अगर सारा वीडियो नहीं देखे तो देख लो यार, आप चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब जो है ना आपका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा भारत के राष्ट्रवाद से रिलेटेड, वो आएगा हमारा निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। देखो, आपको यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा भारत में राष्ट्रवाद का निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखो, यहाँ पर जो एनसीईआरटी बुक में टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एनसीईआरटी में बात कर रहे हैं, ठीक है। और वो क्या करेंगे आपको, अगर क्वेश्चन वो क्या करेंगे, वीडियो लंबा यानी कि वीडियो बड़ा बनाने के लिए आपको ढेर सारा क्वेश्चन दे देगा जो बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, अगर 4 मिनट का ही वीडियो बने वही बनाऊंगा, लेकिन
एनसीईआरटी ही बताऊंगा, ठीक है। देखो, भारत में राष्ट्रवाद एनसीईआरटी बुक में 10 क्वेश्चन है और एनसीईआरटी के अंदर से ही हर एक क्वेश्चन आता है। इससे बाहर अगर एक भी क्वेश्चन आ गया तो वीडियो को फिर से ओपन करके कमेंट करके लिख देना कि सर एनसीईआरटी बुक से बाहर आया था क्वेश्चन। नहीं आएगा, क्योंकि ये आपका बिहार बोर्ड का ही बुक है, ठीक है, ये भारतीय भवन नहीं है। तो याद करना, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। ओके, तो अंत करते हैं आज की इस वीडियो को। थैंक यू, डेट्स ऑल। आप लोगों का प्यार चाहिए, लाइक कर देना, ठीक है। लाइक करने में कोई भी कंजूसी मत करना। थैंक यू, डेट्स ऑल।